हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू की वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज 26 जुलाई को हम लोग हर साल सेलिब्रेट किया करते हैं कारगिल विजय दिवस। आपको याद है 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने कारगिल फतेह किया था। कारगिल एक जगह है जो कि लद्दाख में, कारगिल लेह ये डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के। लद्दाख जो आज भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी है। अगर आपको याद हो तो इस युद्ध के बाद एक भारत में नई पोस्ट भी आई है, जैसे कि इस लड़ाई को आर्मी के साथ साथ जो है ना वो एयरफोर्स ने और के साथ में नेवी ने, जब इन तीनों ने लड़ाई लड़ी तो इनके बाद में इस लड़ाई के बाद में इस लड़ाई को एक्चुअली एनालाइज किया गया। पता लगा कि हम इसको बहुत पहले जीत सकते थे और बहुत कम पैसों में जीत सकते थे। कमी रही लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अमंग दीज थ्री आर्मी, या कह सकते हो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग दीज थ्री आर्मी। तीनों आर्मी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल नहीं था। कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। एयरफोर्स कहे आर्मी को, आर्मी कहे नेवी को, मतलब एक दूसरे की बात मानने के लिए राजी ही नहीं थे, एक प्रकार से कह सकते हो आप। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जो है ना एक डिमांड उठी कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि इन तीनों के ऊपर ही कोई एक पोस्ट हो, और इन तीनों के ऊपर कोई एक पोस्ट हो, उसको ही आप आज के टाइम में सीडीएस कह रहे हो। सीडीएस हमारे इंडिया में पहली बार सीडीएस का जो पोस्ट आया था ना, वो आया था कब? 1 जनवरी को आया था। 1 जनवरी 2020 को आया था। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और भारत में पहले सीडीएस बने कौन थे? जनरल बिपिन रावत साहब बने थे। हालांकि जनरल बिपिन रावत साहब है वो 27वें आर्मी चीफ थे। 28वें आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे, और 29वें वर्तमान में चल रहे हैं मनोज पांडे। लेकिन इनका देहांत हो गया। कब हुआ इनका देहांत? 8 दिसंबर को इनका देहांत हुआ था। 8 दिसंबर 2021 को M17 एक चोपर था तमिलनाडु के अंदर, जो है ना वो क्रैश हो गया था। अपनी पत्नी संगीता और अन्य जवानों के साथ में 7-8 लोग जो है ना उसमें शहीद हुए थे या मारे गए थे। अच्छा, इसके बाद में हमारे इंडिया में ये पोस्ट लंबे समय तक वैकेंट रही, और सितंबर 2022 की बात है। सितंबर 2022 में जो है हमारे भारत में दूसरे या वर्तमान में अब जो सीडीएस चल रहे हैं, इनका नाम क्या है? अनिल चौहान है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे इंडिया के सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है, 2nd नंबर के हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और जो हमारा सीडीएस पोस्ट है, इसका हेडक्वार्टर, सीडीएस का तो फुल फॉर्म हो गया, पर हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में ही है, वो भी आप याद कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें महासंघ में विभाजित हुए थे? तो इसका ठीक आंसर दूसरी बौद्ध संगति थी। अच्छा, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, महाकाल कैप्सूल बैच है, 10 दिन के लिए रिवीजन बैच चल रहा है। ये पहले 100 बच्चों के लिए एक्चुअली 100 रुपीज़ का था, अब ये 200 रुपीज़ का है। एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है, एक्चुअली थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। अगर आप इसे, मतलब अब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो भी आप लोग इसको एक रिवीजन के तौर पर आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। और ये पैसा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत बड़ा कोई डिमांड रखी है मैंने। एक लगभग बर्गर जितना या कुछ खाने पीने का थाली जितना ही ये कीमत है, इतना आप इजीली जो है ना वो अरेंज भी कर सकते हैं। और मतलब आप इसमें कंटेंट वाइज देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है, एमसीक्यू भी इसके अंदर है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें पीडीएफ भी है, सब कुछ है इसके अंदर, बाइलिंगुअल भी है। तो अगर आप का नंबर आ गया है सीईटी मेंस के लिए, तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग इसे लें और पढ़ाई करें, इसके मतलब गो थ्रू होइएगा। और अगर आपने मान लेते हैं पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए भी इसे आप ले सकते हैं। देखिएगा, मैं इसलिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ भाई मेरा बैच है एंड ऑल। मेरा कहने का सेंस है, अगर आपका पेपर है तो उस हिसाब से रिवीजन के लिए, कहीं से भी आपने बैच लेके पढ़ा हुआ है तो एक बार आप इसे रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे तो आप ही का इसमें बेनिफिट होगा। बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है ना। ये मेरी एक एज ए टीचर होने के नाते आपको नसीहत या सलाह है, बाकी सलाह आप लोगों की है, ठीक है ना। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स सेक्शन के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे, और आज के करंट अफेयर की पहली बात करें तो जीवामृत कैसे बनाएं, इसके बारे में हमारे इस बार हरियाणा जो है ना इस पे फोकस कर रही है फिलहाल के लिए। जीवामृत एक्चुअली क्या है? जीवामृत घोल है। ये मैंने इसलिए स्लाइड ली है क्योंकि थोड़े दिन पहले करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा में देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपये सरकार सब्सिडी देगी, और के अलावा जीवामृत घोल के लिए ड्रम है, अगर ड्रम लेते हैं तो 3,000 रुपये सरकार उसके लिए भी देगी। तो वही है जीवामृत, आपका गाय भैंस के गोबर से या बेसिकली जो ना पेड़ पौधों के लिए एक बढ़िया सी प्रॉपर
खाद तैयार करनी है, ठीक है, पानी लेना है, देसी गोबर लेना है, ठीक है ना, गोमूत्र लेना है, गुड़ लेना है, बेसन लेना है, पेड़ के नीचे की मिट्टी लेनी है, इस तरीके से सारे मिला के और एक जीवामृत तैयार किया जा सकता है, जो कि आपकी फसल के लिए, आपकी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल, अभी हाल ही में जापान गए हुए हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। एक और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर स्टार्ट करूं उससे पहले, कि गोपाल कांडा तुमने सुने होंगे बहुत ढंग से, और वर्तमान में मैंने इसको इसलिए कवर किया है आज की क्लास में क्योंकि ये सिरसा के विधायक हैं, तो सियासी दल के नेता हैं, इस करके पढ़ना भी जरूरी पड़ जाता है, हरियाणा की पॉलिटी पर्सपेक्टिव जरूरी हो सकती है बात ये। सिरसा से विधायक कौन है? सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, जो हाल ही में चर्चा में है। ये हरियाणा लोकहित पार्टी से संबंधित है और 11 साल के बाद में इनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये अब बरी हो चुके हैं, इनको कोई सजा वगैरह कुछ नहीं होगी। गोपाल कांडा 18 महीने तक जेल में रहे थे, आपको याद होगा इन्हीं की ही एयरलाइंस की एयर होस्टेस गीतिका है, इन्होंने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड नोट में इनके लिए कुछ लिखा था कि ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं तो जा रही हूँ लेकिन इनको भी प्लीज छोड़ना मत। और कांडा ने यह दावा किया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। गीतिका के भाई बोले आगे के बारे में सोचेंगे, अभी तो खैर चलो कोई बात नहीं, इनको बरी कर दिया, आगे इसके बारे में सोचेंगे। सुसाइड केस के बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा था। 23 साल की उम्र में 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार में अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर लिया था गीतिका ने। उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम हुआ करते थे। कांडा ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा था और बदले में इनको गृह राज्य मंत्री का पद मिला हुआ था उस समय, लेकिन जब इनके ऊपर ये केस लगा था 18 महीने इनको तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे, उस समय जो है ना इनको ये पद भी छोड़ना पड़ गया था। 2019 के अंदर ये मंत्री बनते बनते बच गए क्योंकि इनके पास में कोर्ट केस चल रहा था। आपको पता होगा हरियाणा लोकहित पार्टी सिरसा से विधायक बने, ये अभी करंट में भी विधायक है ये, लेकिन बेसिकली क्या है कि जब किसी पर्सन के ऊपर ऐसा बड़ा दाग होता है तो राजनीतिक सियासी दल, हालांकि पीठ पीछे तो चोर चोर मोसेरे भाई वाली बात रहती है, लेकिन सामने जनता को बहकाने के लिए ऐसी चीजों को लाया नहीं जाता है एक्चुअली। तो सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल और रानिया के निर्दलीय एमएलए रणजीत चौटाला के साथ कांडा चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली गए थे जब ये जीते, और उसके बाद में इन्होंने इच्छा भी जताई थी कि मंत्री बनने की, लेकिन कारण आपको पता ही है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई थी, और उसके बाद में बीजेपी पार्टी चुप हो गई। इनको शामिल तो कर रखा है लेकिन बस बाहर बाहर से ही समर्थन है, यूं समझिएगा। 2004 का एक केस है इनसे रिलेटेड कि इन्होंने पूर्व सीएम हरियाणा के हुआ करते थे बड़े चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी, इनको पैसों में तोल दिया था, नोटों की गड्डियों से तोला था, 80 लाख रुपए से तोला था, ऐसी खूब चर्चा रही है। 2011 में गृह मंत्री बनने पर इनेलो नेताओं से ये भिड़ भी गए थे क्योंकि बाद में इन्होंने कांग्रेस सरकार ज्वाइन कर ली थी। इनका सिलसिला जूतों की दुकान से स्टार्ट होता है। सिरसा में एक आईएएस अधिकारी से हाथ मिलाया और कहा जाता है तारा बाबा जो सिरसा में आज कुटिया है वो इनके द्वारा ही बनाई गई, उन्हीं का आशीर्वाद लेके गुरुग्राम में इन्होंने बेसिकली रियल एस्टेट का काम किया, और आज इनका गोवा के अंदर एक कसिनो भी चल रहा है। इनका कसिनो पहले एक पानी वाली जहाज में चला करता था, अभी उसका नाम एक्चुअली बिग डैडी कसिनो है जो गोवा का है। थोड़े दिन पहले वो चर्चा में इसलिए था क्योंकि सपना चौधरी उस कसिनो के आगे फोटो खिंचवाया था, तो करके हरियाणा में वैसे वो फेमस हो गया क्योंकि खुद ही एक फेमस पर्सनैलिटी है। कान फिल्म फेस्टिवल में सपना चौधरी शामिल हुई, आपको याद हो तो। पहले इसमें चलता था ये कसिनो, ये काफी हालत पुरानी होगी इस करके इसको शिफ्ट कर दिया बिग डैडी कसिनो के रूप में। 5 अगस्त 2012 को सुसाइड किया था गीतिका, दिल्ली के अंदर घर के अंदर ही फंदा लगा लिया था, और स्टार्टिंग में एक मतलब बेसिक जॉब पे रखा था इनको, और 18 साल की उम्र होते ही इनको एयर होस्टेस बना दिया। तो कहा इतने सुसाइड नोट में कि मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये लोग मेरे परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं, इन लोगों को इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, और इसी सुसाइड नोट के चलते इनका मंत्री का पद भी चला गया था। खैर आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा में खुद की रक्षा और पशु पक्षियों से फसलों को बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली किस प्रकार की बंदूक के लाइसेंस अब रद्द हो जाएंगे? तो हरियाणा में टोपीदार जो बंदूक है ना, अब इसके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। ये टोपीदार बंदूक क्या होती है? ये तकरीबन कुछ इस प्रकार की है, तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर इनको लोग घरों में रखा करते हैं या जो खेत की रखवाली करते हैं तो उनको उनके पास में आपने देखा होगा, और ये पहले वैलिड भी थी एक्चुअली।
टोपीदार बंदूक जो है ना, ये आम भाषा में इसको लम्प्ड बंदूक भी कहा करते हैं। इसमें रांग भरी जाती है या बारूद भरा जाता है या लोहे की गोली के छर्रे भरे जाते हैं, साइकिल के हैंडल की गोलियां भी इसमें डाल दी जाती है। इसमें क्या है, इसे छर्रे या फायर करते हैं और वो फायर से क्या है कि जो भी जंगली जानवर वगैरह वो घायल हो जाते हैं या डर के कारण भाग जाते हैं। अक्सर इसी काम के लिए इसका यूज किया जाता है। लोग इसको अक्सर घरों में भी यूज किया करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो असल में आर्म्स एक्ट के अनुसार इन बंदूकों को लाइसेंस का प्रावधान रखा भी गया है ताकि खतरनाक जंगली जीवों से सुरक्षा की जा सके, किसान इस बंदूक को अपने पास रख सके। लेकिन हाल ही के सालों में ये देखने को मिला है कि लोग इसको घर में तो रख रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक दूसरे पे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइसेंस मिला हुआ है तो करके थोड़ा आओ देखा ना ताव देखा, मिला नहीं कोई पास में, थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ और एक दूसरे को मार देते हैं। या वैसे लोग शिकार कर रहे हैं अब, मतलब एक तो रक्षा करना अपने आप की, जैसे मान लेते भी शेर आ गया, चीता आ गया और आपको मार रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको मतलब पीछे भगा सकते हैं या उसको घायल करके आप अपनी जान बचा लें, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन आप अपनी शौकिया तौर पे शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, हिरणों को मार रहे हैं। बिश्नोई समाज ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी, उसके लिए गलत हो जाता है। इस करके हरियाणा सरकार ने अब इसके लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल कर दिया है और इनको नहीं रखा जाएगा। जितने भी बंदूकें हैं उनको जमा किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो है ना लागू किया गया है और इसके लिए जारी निर्देश किसने किए हैं? हरियाणा के गृह सचिव है जिनका नाम है TVSN प्रसाद, उनके द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं हरियाणा में। दुनिया का पहला मैंचुरेशन कंफर्ट शहर हरियाणा का कौन सा जिला बना है? ये दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, मैंचुरेशन कंफर्ट शहर ये हरियाणा का गुरुग्राम जिला बना है। क्या होता है सर मैंचुरेशन कंफर्ट शहर? देखो इसका मतलब ये है कि ऑटो, टैक्सी, सिटी बस, इनमें महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन पैड होगा। ये है री अर्थ लाइफ NGO के नाम से ये गुरुग्राम के अंदर मैंचुरेशन कंफर्ट सिटी बनाया गया है। NGO के पदाधिकारियों ने कहा है कि ये दुनिया का पहला शहर है जिसमें इस प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण सा काम होगा कि महिलाएं हैं, इसके अंदर एक इमरजेंसी नंबर भी होगा, ठीक है ना, ताकि महिलाएं फोन करके भी हेल्प ले सकती है और इसके अलावा इमरजेंसी फ्री पैड ले सकेगी यहाँ पे। अब जैसे ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, जर्नली तो खैर पता रहता है, तारीखें फिक्स रहती है, लेकिन फिर भी ये कोई अंदाजा थोड़ी ना रह सकता है। एक दिन पहले भी कई बार पीरियड्स आ सकते हैं, 4 दिन बाद में भी आ सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई वुमेन ट्रैवल कर रही है और उसके पास में पैड नहीं है, सैनिटरी नैपकिन नहीं है, अब उस केस में आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो उसी के लिए जो है ना ये एक NGO है, री अर्थ NGO, उन्होंने ये पहल स्टार्ट की है कि जितनी भी टैक्सी है, बस है, ऑटो रिक्शा यूनियंस है, उनके वहाँ पे ये इमरजेंसी पैड सुविधा लगा दी गई है ताकि लोग जो है ना जब भी इमरजेंसी के अंदर इन पैड को यूज़ कर सके। इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट शहर। याद है आपको भारत में एक ऐसा राज्य भी है जो मेंस्ट्रुएशन पेड लीव भी देता है, केरल राज्य है। बिहार भी कुछ हिस्सों में है लेकिन मेन केरल है, याद रखना, जो मेंस्ट्रुएशन पेड लीव देता है। जैसे मान लेते हैं कि अब मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो 4-5 दिन तक पीरियड आते हैं मान लेते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा मतलब एक जक ना पड़ने वाला दर्द है, गुस्सा है, एंजाइटी है, कई सारी चीजें रहती है। इस समय क्या है कि अगर कोई पेड लीव दे दे, काम करने का दिल तो वैसे नहीं रहता, तो इस करके कोई लीव दे दे। अच्छा, पेड लीव मतलब सैलरी ना काटे। अब ऐसा होता है सैलरी कटेगी तो जाना ही पड़ता है काम पे, तो सैलरी ना कटे और पेड लीव दे दे, तो ये राज्य केरल है। अभी थोड़े दिन पहले स्पेन चर्चा में था, यूरोपियन फर्स्ट कंट्री है, स्पेन ने भी ऐसा किया है। जिम्बाब्वे में भी ऐसा है ऑलरेडी रूल आपका, ठीक है ना। और हरियाणा में भी आपको अगर याद हो तो पीरियड चार्ट के लिए अभियान चलाया था जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने। भाई घरों में जैसे वुमेन है, भी मान लेते हैं कि घर में मम्मी है और बहन है, तो उनके ऐसा कुछ रहता है कि भाई पीरियड्स आए तो उनको कैलेंडर में मार्क कर लो उन तारीखों को, उस तारीख से उस तारीख के बीच में उनकी स्पेशल केयर की जाए, उनको समझा जा सके और उनको सैनिटरी नैपकिन पैड वगैरह ला के दिए जा सके। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो हरियाणा में ऐसी कौन सी योजना है जो गरीब महिलाओं को या BPL महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन पैड देती है? अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए जरूर मुझे आप लोग। अच्छा, आपको याद है गुरुग्राम के बारे में कुछ? गुरुग्राम जो जिला है ना, गुरुग्राम का वर्ल्ड पीस सेंटर अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो गुरुग्राम के अंदर ही बनेगा। गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है।
अगला जो सवाल आपका आता है कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा राज्य का 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। ये जो 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेशन जो है ना, इनको ट्रेन किया जाएगा FSSAI के द्वारा आने वाले 3 सालों के अंदर। अभी थोड़े समय पहले ही 7 जून की बात है, तब हमारे भारत के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्री, जिनका नाम आपको याद होगा, मनसुख मांडविया है, उन्होंने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर एक फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया। इसमें पहले नंबर पे कौन है? इसमें पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली दूसरे पे, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में तीसरे नंबर पे है। स्मॉल स्टेट की बात करते हैं तो गोवा है, फिर मणिपुर है, फिर सिक्किम है। लार्ज स्टेट में केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है। हरियाणा राज्य का इसमें 13वां स्थान हो ही गया आपका। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2023 की लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस लिस्ट में हरियाणा कौन से स्थान पे है? क्या बात है, गजब का सवाल है भैया। और इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा आपका पहले ही स्थान पे है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस लिस्ट में। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में क्या देखते हैं। इसमें 3 डायमेंशन को मेजर करते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स, हमारी बेसिक जरूरतें हैं, उनको कितना पूरा कर रहा है कोई राज्य। फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग के लिए कोई कितना काम कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी पे कितना काम कर रहा है, अवसर। भाई मान लेते हैं आप काबिल तो सारे हैं ही हैं, लेकिन आपको अवसर कोई मिले तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो इस मामले में ओवरऑल भारत में राज्य, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, ओवरऑल नंबर 1 जो है ना वो पुडुचेरी है, 2 पे लक्षद्वीप है। राज्यों में नंबर 1 जो है ना वो आपका गोवा है। लेकिन इस लिस्ट में साधारण तौर पे हरियाणा नहीं है, लेकिन इसी लिस्ट का एक पार्ट है टियर 4 जिसमें लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है। तो वहां पे जो है ना आपका हरियाणा राज्य टॉप पे है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मेघालय एंड ऑल बाकी राज्य है। हरियाणा राज्य अंत्योदय परिवार के लिए खूब अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो गरीब परिवार है उनको भी उस तबके को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है। नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में हरियाणा राज्य का स्थान है बेटा आपका 5वां स्थान है। ठीक है ना, 5वां स्थान है। देखिएगा इसमें पहले नंबर पे ओवरऑल कर्नाटका है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा इनोवेटिव फॉर्म्स तेलंगाना में है, वो 46.18% है। इस बात में ध्यान देना, इनोवेशन ज्यादा कर रहे हैं, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कर्नाटक है, लेकिन हाईएस्ट इनोवेटिव फॉर्म्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह है ना वो तेलंगाना में है। उसके वैसे ओवरऑल दूसरे पे फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा का नंबर आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे हरियाणा आता है आपका। बहुत ही गजब के सवाल हैं आज ये इंडेक्स वाले, अच्छे से याद रखना, खूब दमदार सवाल है। हालांकि ये एकदम तरोताजा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ढंग के कोई न्यूज़ मिल नहीं रही थी, तो करके मैंने इंडेक्सेस को छान मारा, और इंडेक्सेस में से जो हरियाणा के इंपॉर्टेंट थे उनको आपके आगे पब्लिश कर रहा हूं मैं। ठीक है। और हिल स्टेशन में उत्तराखंड है, और यूटी में दादर नगर हवेली और दमन दीव है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, आप बताइएगा। ठीक है ना। और महाकाल कैप्सूल बैच अगर आपको लेना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, फायदे का सौदा है फिलहाल के लिए। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिम्मत बैच है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्टार IQ एप्लीकेशन पे पूरा बैच है। शुक्रिया, राधे राधे।